नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो रामनगर से है, जहां पर कोविड की जांच के मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 150 से अधिक अभ्यर्थियों की पैसे लेकर नेगेटिव रिपोर्ट बनाई गई है। सभी अभ्यर्थियों को आर्मी की भर्ती रैली में जाना था। सभी से 1-1 हजार रुपए लेकर फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट तैयार की गई है। अस्पताल को पीपीपी मोड पर चला रही है कंपनी और उसी के कर्मचारियों पर फर्जी रिपोर्ट बनाने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि कल से कोटद्वार में आर्मी की भर्ती रैली शुरू हो रही है। उसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से 1-1 हजार रुपए लेकर उनकी फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई है। उनको फर्जी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट सौंपी गई। और हमारे सहयोगी गोविंद पाटनी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए अमित, आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है रामनगर का है और यहाँ जो काफी गढ़वाल के बच्चे हैं जो इस भर्ती में जाना चाहते थे, उनकी जो है करीब 100 से 150 बच्चे हैं जिनके 1-1 हजार रुपए लेकर के रिपोर्ट नेगेटिव बनाई गई है। और जबकि इनके पास कोविड जो रैपिड कोविड टेस्ट की किट होती है वो भी नहीं उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 27 तारीख की ये रिपोर्ट है, जो 27 दिसंबर जो आने वाली है उसकी रिपोर्ट दे दी गई है। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि काफी बड़ा मामला है और पीपीपी मोड में यह अस्पताल चल रहा है। रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा सत्र की कार्यवाही में वर्चुअली शामिल हुए। सीएम ने दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना, पूर्व विधायक केसी पुनेठा, सुंदरलाल मंद्रवाल, अनुसुईया प्रसाद मैखुरी और तेजपाल सिंह पवार को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना का भावपूर्ण स्मरण करते हुए कहा कि जीना युवा, कर्मठ और ऊर्जावान विधायक थे। उनके असमय जाने से हम सभी अत्यंत दुखी हैं। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद मैखुरी का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अत्यंत विनम्र और सज्जन थे। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही में क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए अमित, अभी भी जो दिवंगत विधायक हैं उनको श्रद्धांजलि देने का क्रम जारी है। लेकिन सुबह जब वंदे मातरम गीत के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। विपक्ष ने का कहना था कि जो सत्ता पक्ष है वो संसदीय परंपराओं की अवहेलना कर रहा है। संसदीय परंपराओं में अभी तक होता आया है कि यदि सिटिंग विधायक की डेथ होती है, उनको सदन में श्रद्धांजलि दी जाती है, तो उसके बाद जो सदन की कार्रवाई है वो स्थगित कर दी जाती है। विपक्ष का कहना था कि सत्ता पक्ष में कहीं ना कहीं अनुभव की कमी दिखती है, क्योंकि विपक्ष ने अपने जो तमाम ज्वलंत मुद्दे थे, चाहे विपक्ष बेरोजगारी की बात करता हो, चाहे किसान आंदोलन की बात करता हो, ये तमाम जो अन्य मुद्दे हैं, विपक्ष का कहना था कि उन्होंने विधायक के सम्मान में वो सारे मुद्दों को दरकिनार कर आज केवल श्रद्धांजलि के लिए समय रखा था। लेकिन सत्ता पक्ष इसके बावजूद आज अनुपूरक बजट भी सदन में पेश करने जा रहा है। तो एक सीधा सा आरोप था कि विपक्ष दिवंगत विधायक की जो सत्ता पक्ष है वो दिवंगत विधायक को वो सम्मान नहीं प्रदान कर रहा है जो संसदीय परंपराओं के तहत दिया जाना चाहिए था। तो इसको लेकर काफ़ी बहसबाजी भी सदन के अंदर हुई। इसके साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक हैं लोहाघाट से पूरन सिंह फर्त्याल, उन्होंने भी आरोप लगाया, उन्होंने भी एक मसला उठाया कि जब सिटिंग विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की डेथ हुई तो उनकी डेथ से पहले जो उनकी अंतिम कोविड रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई थी और इसीलिए उनका सार्वजनिक रूप से अंत्येष्टि उनकी की गई थी। विधायक का आरोप था कि उनको राजकीय सम्मान के साथ, जो एक संसदीय परंपरा है, जो एक प्रोटोकॉल है, उसका पालन नहीं किया गया और राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि नहीं की गई। बहरहाल सदन में अभी जो कार्रवाई है श्रद्धांजलि की वो अभी तक चल रही है और इसके बाद जो अनुपूरक बजट है उसको पेश किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के रेसकोर्स के बन्नू मैदान में रोजगार की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस की रैली में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से युवा नेता पहुंचे हैं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत संगठन के तमाम नेता, पूर्व विधायक उम्मीदवार भी पहुंचे हैं। अलग अलग जिलों से नेता युवा नेताओं के साथ पहुंचे हैं ताकि सड़क पर कांग्रेस की ताकत को दिखाया जा सके और पुरजोर तरीके से रोजगार का मुद्दा उठाया जा सके। प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारा जितना प्रदेश के ऊंचे लेवल के जितने भी नेता हैं हमारे, सब एकजुट होकर प्रदेश में मजबूत करने के लिए, और सारा युवा एकत्रित है। जो युवा ने पिछली बार यहाँ उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनाई थी, वही युवा आज सोच के बैठा है कि हमें कांग्रेस की सरकार बनानी है और हमें रोजगार चाहिए।
और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, यूथ कांग्रेस की तरफ से जो रैली निकाली गई है उसका मकसद क्या है, क्या एजेंडा है, क्या अपडेट उसके बारे में? ये यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम है जो आज अभी मूव करेगी। यहाँ रेस कोर्स बन्नू स्कूल से विधानसभा घेराव की तैयारी है और खास बात यह है कि यूथ कांग्रेस की कॉल के साथ प्रदेश के सभी कांग्रेस नेता भी जुड़े हैं, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह है, कुछ देर में नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी। तो कांग्रेस का पूरे सभी जिलों से यहाँ जुटने का मकसद एक ही है कि 2022 के लिए कांग्रेस की ताकत सरकार को दिखाई जा सके और ये एकजुट किए जा सके सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, और 2022 की तैयारी हो। और रोजगार आज का मुद्दा है कि रोजगार चाहिए युवा को, इसलिए युवाओं की ये कॉल है और यूथ कांग्रेस की इस कॉल पर आज के इस घेराव की तैयारी की गई है। अमिताभ से कुछ देर के बाद ये मूवमेंट शुरू होगा और लगभग 1 से 1.5 घंटे में यूथ कांग्रेस के सभी नेता और कांग्रेस के नेता विधानसभा के नजदीक पहुंचने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया दीपांकर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने। किसानों की समस्या और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बयान सामने आया है। भगत का कहना है कि किसानों को भ्रमित कर उनका यूज करना कांग्रेस के डीएनए में शामिल रहा है। भगत ने कहा कि कांग्रेस ने पहले खुद ही कहा था कि हम इस बिल का समर्थन करेंगे और अब वो अनर्गल बातें कर किसान को गुमराह कर रहे हैं। जहाँ तक आंदोलन का प्रश्न है, किसानों को गुमराह करना कांग्रेस की फितरत में है, उसके डीएनए में है। आज तक उन्होंने किसान के हित में एक काम भी नहीं किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दूनी हो, इसके लिए एक प्रस्ताव लाए हैं और जो प्रस्ताव का खुद कांग्रेस कह रही थी कि हम भी इसको लाएंगे, वो अनर्गल प्रचार करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसान कानून पर किए गए सर्वे पर उत्तराखंड के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तराखंड के 2 मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में किसान बड़ी संख्या में हैं। उधम सिंह नगर की जसपुर सीट से कांग्रेस के विधायक आदेश चौहान का कहना है कि किसानों पर कानून थोपे जा रहे हैं, जिसका विरोध हो रहा है। आदेश चौहान ने कहा कि आम लोगों को पता ही नहीं है कि कानून है क्या और असल परेशानी किसानों की है। जबकि हरिद्वार के रानीपुर के बीजेपी के विधायक आदेश चौहान ने कहा कि सर्वे में जो बात सामने आई है वो सही है और जो किसान विरोध कर रहे हैं वो देश के कुल किसानों का 5% भी नहीं है। बहुत सारे लोग तो बिल के बारे में जानते नहीं। जो सर्वे है, मैं मानता हूँ आपने सर्वे किया होगा, लेकिन बिल को लेके इतना बड़ा मॉब और गवर्नमेंट की घबराहट कि दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। हमने इतने वर्ष, मुझे भी हो गए करीब 45-46 साल का हो गया हूँ, मैंने बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली के अंदर आंदोलन करने से रोका गया हो। तो आखिर ऐसा डर क्या था? वजह क्या है? असीमित भंडारण खोलना। आप ये लगाइए, जिस पर सरकार का होल्ड होता था, पहले क्या कालाबाजारी होती थी तो सरकार छापे लगा देती। अब जब आज कालाबाजारी होगी तो सरकार छापे लगा ही नहीं सकती, क्योंकि असीमित भंडारण है। और असीमित भंडारण कौन करेगा? जिस पर पैसा होगा। तो पैसे वालों की चीज, जो किसान की चीज है, किसान की उपज के दाम ही नहीं मिल पाएंगे। आप देख रहे होंगे कि जो किसान आंदोलन के नाम पर जो एजिटेशन चल रहा है, वो पूरे देश के कितने % किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या वही किसान है? और मैं समझता हूँ कि 0.5 भी उसका एवरेज नहीं आएगा। आप पूरे देश के किसानों की जहां तक बात करेंगे, जितने लोग एजिटेशन में शामिल हैं, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके खुद भी कास्ट नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव उत्तराखंड के दौरे पर हैं और वो 2 दिन के दौरे में प्रदेश प्रभारी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि मीटिंग के साथ जिले और विधानसभा क्षेत्रों में नेताओं को जिम्मेदारी भी दी जाएगी और 2022 का चुनाव कांग्रेस जीतेगी। प्रभारी देवेंद्र यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि पहली जरूरत संगठन को मजबूत करने की है, ताकि मुद्दों को सही तरीके से जनता के सामने रखा जा सके। सामान्य बात है, जब प्रभारी आते हैं तो जो पदाधिकारी हैं और जो कांग्रेस जन है उनसे संवाद स्थापित होगा। और मैं समझता हूँ कि हम प्रत्येक जिले विधानसभा का भी जो है दायित्व है, सब लोगों को सौंपने का काम करेंगे। तो 2022 की तैयारी नहीं, कांग्रेस तो पूरी तरीके से तैयार है। लगातार कुछ मीटिंग्स के दौर हैं, जिसमें जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, संगठन के जितने भी सेक्रेटरीज हैं, फिर उसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के कुछ हमारी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हमने प्रोग्राम्स रखे हैं। उसमें मुख्यतः हमारी ये कोशिश रहेगी कि उनको कार्य में किस तरीके से एंगेज करके अपने संगठन को मजबूत किया जा सके, संगठन में किस तरीके से जो छूटा हुआ साथी है उसको चिन्हित करके कैसे उसको संगठन में वापस जोड़ा जा सके।
हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा लाए जा रहे अम्ब्रेला एक्ट को राजभवन ने भले ही 4 दिन पहले यानी 18 दिसंबर को 8 बिंदुओं के साथ पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया हो, लेकिन राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री का यह दावा है कि राज्यपाल का ये संदेश उन तक अभी तक नहीं पहुंचा है। उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि अगर ऐसा है तो अम्ब्रेला एक्ट पर पुनर्विचार कर इसे सदन से पारित कराकर फिर से राजभवन भेजा जाएगा। अम्ब्रेला एक्ट में जो राजभवन ने कुछ क्वेरी मांगी हैं वो अभी हम तक मिली नहीं है। जैसे मिलेंगे तो हमारा विभाग निश्चित रूप से उसकी क्वेरी का जवाब देगा और फिर अम्ब्रेला एक्ट को पास किया जाएगा। उत्तराखंड में डिबेट की राजनीति शुरू हुई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को डिबेट का चैलेंज दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि मदन कौशिक जी समय और जगह बताएं, मैं पहुंच जाऊंगा। वहीं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक बोले कि मैं डिबेट करूंगा। मनीष सिसोदिया डिबेट के लिए फिर उत्तराखंड आ सकते हैं। विधानसभा परिसर में आज सुबह योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण भी शामिल हुए। विधानसभा के कई कर्मचारी और विधायकों ने भी योग में हिस्सा लिया। विधानसभा में प्रत्येक महीने की 21 तारीख को योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। योग आयुर्वेद हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी देन है, हमारी विधा है, वो विज्ञान है, साइंस है। वो सिर्फ परंपरा नहीं है, वो सिर्फ कोई कल्पना नहीं है। तो इसका उदाहरण इस कोरोना के टाइम पर देश के लोगों ने देखा भी है, माना भी है। और आधुनिक जो विज्ञान के जो लोग हैं या आधुनिक मॉडर्न सिस्टम के लोगों को भी आज उस शक्ति को स्वीकार करना पड़ा है। देखिए, निश्चित रूप से कहा जाता है कि करो योग रहो निरोग। उस बात को लेकर मैंने यहाँ पे पिछले 21 जून 2018 को एक कहा था कि हम आगे हम 21 तारीख को क्यों ना योग करें। तो मुझे खुशी है आज उस बात का 31वां ये कार्यक्रम था और आज ये संपन्न हुआ। आचार्य बालकृष्ण जी आए, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। हल्द्वानी के हल्दू चौड़ इलाके में एक हाथी की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाथी बच्ची धर्मा गांव के खेत में मरा हुआ मिला। हाथी बिजली की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक हाई टेंशन लाइन जमीन के काफ़ी करीब से गुजर रही है, जिसकी शिकायत कई दफ़ा बिजली विभाग से की जा चुकी है, लेकिन बिजली विभाग ने हाई टेंशन लाइन की ऊंचाई नहीं बढ़ाई, जिससे हाथी इस लाइन से गुजर रहे करंट की चपेट में आ गया। वन विभाग अब बिजली विभाग के खिलाफ FIR की तैयारी कर रहा है। कुछ फेंसिंग का काम चल रहा था तो मैंने देखा ये हाई टेंशन लाइन जो झूल रही है। 2 दिन पहले मैंने लिखित रूप में भी बिजली विभाग को आवेदन किया था कि हाई टेंशन लाइन किसी की जान लेगी और आज वो चीज़ प्रूफ हो गई है। उधर टनकपुर के छिनी गोठ में रविवार को तार के फंदे में फंसे गुलदार की मौत हो गई। आपको बता दें कि शनिवार की रात को शिकारियों के लगाए फंदे में गुलदार फंस गया था। 15 घंटे फंदे में जकड़े गुलदार को वन विभाग ने रेस्क्यू कर उपचार के लिए हल्द्वानी भेजा था, जहां घायल गुलदार की हल्द्वानी में इलाज के दौरान मौत हो गई। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के लाल कुर्ती में देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक महिला को गोली मार दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल महिला की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं पीड़िता के भाई की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पीड़ित महिला पेशे से वकील है। उनके भाई के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचित कराया गया कि उनकी बहन जेबा खान को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारी है। इन महिला को इनके परिजनों के द्वारा लाकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अभी प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है कि गोली इनके पेट के पास से निकली हुई है, किनारे से छूते हुए, और जो खतरे से बाहर है। इनके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक तहरीर दी गई, जिस संबंध में अभी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाए। और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के ऋषिकुल के पास कॉलोनी में रविवार की रात एक बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्ची के साथ रेप हुआ होगा। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और शव घर से कुछ ही दूरी पर एक मकान के कमरे से बरामद किया गया। मासूम को रस्सियों से बांधा गया था। मामले का पता चलते ही मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और घर में तोड़फोड़ कर कार को तोड़ दिया और साथ ही एक बाइक में आग लगा दी। मामले में पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए और घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त्य मुनि ने आरोप लगाया है कि उसकी 90 नाली भूमि पर अवैध कब्जा हो रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य का आरोप है कि ये कब्जा नगर पंचायत अगस्त्य मुनि की तरफ से करवाया जा रहा है।
नगर पंचायत ने पहले इस भूमि पर अपने सफाई कर्मचारियों से सूअर पालन का काम करवाया और अब 50 लाख की धनराशि से रैन बसेरा प्रस्तावित करवाया जा रहा है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि उक्त भूमि पर नगर पंचायत ने रैन बसेरे के लिए प्रस्ताव भेजा है। अगर ये भूमि कॉलेज की है तो कॉलेज प्रशासन अपने दस्तावेज दिखाए। विद्यालय के पीछे देख सकते हैं, यहाँ नदी के किनारे जहाँ कभी नदी बहती थी आपदा से पहले, उस क्षेत्र में जो यहाँ के सफाई कर्मी हैं, पर्यावरण मित्र जिनको कह रहे हैं, उनके द्वारा करीबन 500 से ज़्यादा सूअर पाले हुए हैं। विद्यालय की 90-92 नाली जमीन है हमारी, जो विद्यालय के नाम पे है। मुझे तो नहीं है कि ये कब्जा हो रहा है, अगर कब्जा है तो वो बताएं अपने कागज को इंटर कॉलेज, अन्यथा तो आपकी किस चीज़ के लिए जमीन कर रहे हैं? हम रैन बसेरा के लिए जमीन उपलब्ध कराई हमने, शासन स्तर तक इसकी फाइल जा चुकी है। कोटद्वार में इन दिनों थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। भर्ती में शामिल होने के लिए हर दिन हजारों की तादाद में युवा दूसरे जिलों से यहां पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते होटल्स और ढाबों द्वारा मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। वहीं इन युवाओं के लिए बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था की गई है। इन युवाओं ने भर्ती कैंप के पास ही शिविर लगाया है, जहां पर इन युवाओं के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था की गई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चे ने इनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की है और रुकने की व्यवस्था भी की है, जिससे कि हमारे जवानों को हमारे इन नौजवानों को कोई दिक्कत ना हो। ये भी युवा मोर्चा द्वारा प्रत्येक दिन 300 से 400 लोगों को, युवाओं को रात्रि आवास की व्यवस्था की जा रही है और 1000 से 1500 लोगों को डेली भोजन की व्यवस्था हमारे द्वारा कराई जा रही है। पौष महीने के पहले रविवार से कुमाऊं में बैठकी होली शुरू हो जाती है। सर्द रातों में कलाकार कई रागों में होली का गायन करते हैं। मार्च महीने तक अलग अलग रूपों में आपको होली देखने को मिलती रहेगी। पूरे देश में होली भले ही फागुन के महीने में मनाई जाती हो, लेकिन सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में पौष महीने के प्रथम रविवार से ही होली का गायन शुरू हो जाता है। सर्द रातों में हारमोनियम, तबला और मंजीरे की खनक के साथ ही होली शुरू हो जाती है, जो काफी, जंगला, खमाज, बहार, शहाना, देश और बिहाग रागों में गाई जाती है। आजकल भगवान से संबंधित होलियाँ की शुरुआत की जाती है, जिसमें कई रागों में होती हैं। काफ़ी राग है, जंगला काफ़ी है, यमन है, खमाज है, सहाना है और भी कई राग होते हैं। ये आज से होलियों की शुरुआत होती है। इस समय विष्णुपदी होलियाँ गाई जाती हैं, हर एक घर घर में ये होलियाँ गाई जाती हैं। हम लोग पूछ के पहले इतवार से इन होलियों को गाते हैं। होली गायन में बुजुर्ग, युवा, बच्चे और महिलाएं भी शामिल होते हैं, जिनके गायन से कुमाऊं की सर्द रातों में होली के रंग बिखर जाते हैं। हमारे वहाँ हमेशा जो उसके पहला एतवार होता है, उससे बुजुर्ग की होली स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग भी आज यहाँ देखने आए थे, उनको सुनने आए थे और इससे हम लोग सीख रहे हैं कि हम कैसे ये लोग होली गाते हैं क्लासिकल, इसलिए हम यहाँ आए हैं। पौष महीने से शुरू हुई बैठकी होली फागुन तक रहेगी। शिवरात्रि तक विष्णुपदी होलियां आध्यात्म और भक्ति के रंग में रंगी होंगी। शिवरात्रि के बाद श्रृंगार रस से भरी होलियां गाई जाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। तो पौष के पहले रविवार से कुमाऊं में बैठकी होली का दौर शुरू हो गया है। होली का यह सिलसिला होली के टीके तक चलता रहेगा। बैठकी होली पूरी तरीके से शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। अब ये होली श्याम कल्याण और पीलू राग में गाई जाती है। समय बढ़ने के साथ ही ये होली अन्य रागों में भी गाई जाएगी, जिससे अंत में राग भैरवी के साथ विदा किया जाएगा। इसमें श्याम कल्याण, पीलू इत्यादि से शुरू होकर काफ़ी राग, जो होली का बहुत महत्वपूर्ण राग होता है। इसके बाद काफ़ी के बाद धीरे धीरे राग आगे को बढ़ते जाते हैं। जंगला काफ़ी, इसके बाद धीरे खमाज और अन्य राग, जय जयवंती, ऐसे करके रागों का क्रम बढ़ता जाता है और अंत में भैरवी के साथ इसका समापन करा जाता है। दरअसल कोरोना ने बहुत कुछ बदला है और घर में टीवी से भी अब बोरियत होने लगी है, लेकिन पहाड़ में सजी होली की महफिलों ने होलियारों के रंग और रागों की धुनें छेड़ दी हैं। लो, आ गई होली। जहां पहाड़ में रंगों के साथ रागों की धुनें भी बजने लगी हैं।
पौष के पहले रविवार से शुरू हुई ये होली कोरोना में मस्ती का साधन बन रही है, तो घरों में ऐसी महफिलें सजने लगी हैं। 3 महीनों तक होलियार ऐसे ही रंगे नजर आएंगे, तो युवाओं का भी जोश इस कोरोना के बाद होली में खूब दिख रहा है। नए होलियार हारमोनियम की धुन और तबले की थाप पर सुरों का ऐसा संगीत दे रहे हैं कि बड़े और पुराने होलियार भी इनके रागों में जोड़ लगाने को मजबूर हैं। रंगों के साथ साथ रागों का भी रंग इसमें होता है और विभिन्न रागों में गाई जाती है, जैसे हमारे श्याम कल्याण काफी, जंगला काफी। निर्वाण मतलब ये है, इसमें भक्ति, दर्शन और विरह की होलियां गाई जाती। चटक मटक इसमें बिल्कुल नहीं चल रहा। अब नया यूथ जो है वो भी अब आ रहा है। 3-4 लड़के तो मेरे ही सिखाए हुए हैं, इनकी वजह से मेरा भी जरा गाने वगैरह का शौक पूरा हो जाता है। कुमाऊं में होली का इतिहास पुराना रहा है। शास्त्रीय संगीत पर आधारित होने के साथ कुमाऊनी अवधी और ब्रजभाषा में गाई जाती रही है। 16 मात्राओं में होने वाली इस होली में राग झिझोरी, राग धमाल, जंगला काफी, जयजवंती, खमार, राग दरबारी के अलावा इसमें अन्य गायन पक्ष भी मजबूत रहा है। जानकार बताते हैं कि अमीर खुसरो के वक्त से आज तक ये अपनी पहचान को कायम रखे हैं और अब तो युवाओं का जोश भी परंपरा के लिए वरदान साबित हो रहा है। अगर इसे सीखे माने तो आगे जाके उसे करना क्या है, उसे अपना अलग एक पार्ट टाइम ये वो निकालना पड़ेगा टाइम इसके लिए। तो आगे मैं चाहूँगा कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं कि इसमें कुछ स्कोप बढ़ाया जाए, ताकि हमारी जो संस्कृति है वो बची रहे। पहाड़ में होली की इतनी लंबी संगीत में परंपरा बरकरार है और ये उस चिंता को भी दूर कर रही है जो आधुनिकता की चकाचौंध में अपनी परंपराओं से दूर हो रही है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।